आपके लिए वेकअप इंडिया के खास एपिसोड में बजट स्पेशल टॉपिक लाया है। ये टॉपिक इसलिए लेने को सोचा क्योंकि बहुतों को बजट किसी पहेली से कम नहीं लगता। इसमें यूज होने वाले शब्द बहुत कठिन होते हैं, हालांकि उनका मीनिंग उतना ही सिंपल है, जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा बजट की पूरी एबीसीडी, वो भी सिंपल से सिंपल तरीके से, यानी कि बजट कौन बनाता है, कैसे बनता है, कौन पेश करता है और इस साल का मोदी सरकार का दूसरा बजट आपकी जेब पर क्या असर डालेगा। अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए हो जाइए तैयार वेकअप इंडिया के इस खास एपिसोड के साथ। रोजी की अब ना हो फाइट, महंगाई कमर ना तोड़े, जेब हो जाए गहरी, ख्वाहिशें हैं बस दो चार, अब की बार खुश कर दो सरकार, आम बजट पे खास पेशकश। बजट के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि बजट क्या होता है। समझिए आपकी फैमिली में सब चीज का हिसाब आपके डेट जो कि पूरे महीने या साल का फैमिली का बजट बनाते हैं कि बच्चे की पढ़ाई में पूरे साल में कितने पैसे लगेंगे, घर खरीदना है तो उसमें कितना पैसा लगेगा, कार खरीदे तो उसके लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, यानी कि ये सब हिसाब एक फैमिली बजट कहलाता है। वैसे ही हमारे देश का भी बजट होता है क्योंकि हर साल तय होता है कि कितना पैसा कौन सा सेक्टर में लगेगा। सेक्टर्स मतलब होता है हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और अलग अलग बहुत से सेक्टर होते हैं। जैसे आपका घर का बजट आपके डैड बनाते हैं, वैसे ही देश का बजट कौन बनाता है ये तो हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन ये याद रखिए कि देश का बजट फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं और बजट हमेशा फरवरी के आखिरी दिन में पेश होता है। इस साल का बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने पेश किया। इस साल के बजट में क्या था खास, ये जानने से पहले आपको बजट से जुड़ी कुछ टर्म्स यानी कि शब्द बताता हूँ जो कि हर बार बजट में यूज होते हैं। बजट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला शब्द है जीडीपी। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। जीडीपी किसी भी देश के आंतरिक आर्थिक स्थिति को नापने का स्केल है यानी कि पैमाना है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले उत्पादन को जीडीपी कहते हैं और उत्पादन बढ़ने और घटने के आधार पर जीडीपी की ग्रोथ रेट तय होती है। भारत में जीडीपी का आकलन हर 3 महीनों में किया जाता है। अब आपको ताजा इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों से जीडीपी का रोल मैप बताते हैं। वैसे आपको बता दें कि 2009-10 में भारत की जीडीपी 8% रही, जो कहीं उतार चढ़ाव देखने के बाद 2012-13 में सिर्फ 5% तक गिर गई। तो आप देख सकते हैं कि हमने ऊंचाइयों को भी छुआ है। आप देख सकते हैं कि 2007-8 में जीडीपी ग्रोथ रेट 9.3% थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो टर्म यूज होती है वो है फिस्कल डेफिसिट, जिसे वित्तीय आय भी बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब आपका एक्सपेंस आपकी इनकम से ज़्यादा हो, यानी कि आप जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो, उसका अंतर फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। अब सोचिए क्या होगा उस देश का जहाँ पर इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है। वित्तीय घाटे के बढ़ने का मतलब कि सरकार की उधारी बढ़ेगी। क्या ये भी समझना जरूरी है कि अगर उधारी बढ़ेगी तो ब्याज भी बढ़ेगा। जीडीपी फिस्कल डेफिसिट के बाद इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात करते हैं। वैसे तो आपने ये शब्द बहुत सुने होंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, डिफ्लेशन हो गया, लेकिन असल मीनिंग क्या है इसको समझा। जनरली इसका मीनिंग होता है कि प्राइस का लेवल बढ़ गया, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और गुड्स और सर्विस क्या होता है, यानी मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब गुड्स कहलाता है और सर्विसेज होती है जो कि आप रेस्टोरेंट में जाकर जो खाते हैं उसे सर्विसेज होती है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि आप किसी चीज को जब खरीदते हैं तो उसकी जब एमआरपी रेट से आप उस चीज का पैसा देते हैं, जिसमें टैक्स के पैसे भी इंक्लूड होते हैं, जो आप इनडायरेक्ट पैसे आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे आप जब डोमिनोज या मैकडोनल्ड में खाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके बिल में टैक्स के पैसे भी जोड़े जाते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, यानी कि सीधे सीधे पैसा गवर्नमेंट को मिलता है। वहीं डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट कट जाता है और वो टैक्स डायरेक्टली तरीके से गवर्नमेंट के पास जाता है। सब्सिडी, ये शब्द आपने मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत सुना होगा, खासकर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी जो सीधे सीधे आपके अमाउंट में जमा हो जाती है। सब्सिडी को हिंदी में छूट कहते हैं, यानी कि सरकार की तरफ से मिलने वाली छूट। जब आप डीजल खरीदते हैं तब आप मार्केट प्राइस से कम दाम देते हैं। आप गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है जिसमें जो गरीबों को मार्केट प्राइस से कम की प्राइस में गरीबों को खाना उपलब्ध कराती है और साथ में किसानों को फर्टिलाइजर, ये सब सब्सिडी कहलाता है। अब आपको बता दें कि आखिर ये बजट बनता कैसे है। तो देखिए बजट कैसे बनता है इसके ऊपर
ये वीडियो। तो अब आपको समझाते हैं कि बजट कैसे बनता है। सबसे पहले बजट बनने के कुछ महीने पहले से बहुत से स्टेक होल्डर और मिनिस्ट्री के साथ डिस्कशन शुरू होता है। फिर एक्सपेंडिचर और फाइनेंस मिनिस्ट्री लाइन मिनिस्ट्री से कंसल्ट करते हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर नंबर यानी कि डाटा कलेक्ट करते हैं। उसी समय फाइनेंस मिनिस्टर अंदर से डिस्कशन करते हैं कि कितना पैसा कौन से सेक्टर में लगने वाला है, वो भी सरकार के सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिस्ट, ट्रेड यूनियन, एनजीओ से भी बातचीत करते हैं। ये सब लोग अपनी डिमांड और बाकी सब मुद्दों पर भी सुझाव देते हैं कि कैसे इस बजट से अपने अपने सेक्टर्स का विकास हो सके। इस साल भी फाइनेंस मिनिस्टर जेटली को चैलेंज है कि कैसे अगले साल तक भारत की ग्रोथ रेट बढ़ाया जा सके, क्योंकि इस साल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गया है। बजट बनाने का प्रोसेस एक पूरे गुप्त तरीके से किया जाता है, जहाँ मीडिया भी बैन होती है। यहाँ बजट नॉर्थ ब्लॉक में तैयार किया जाता है, जहाँ फाइनेंस मिनिस्टर का डिपार्टमेंट होता है। नॉर्थ ब्लॉक का कॉरिडोर पूरी तरह ब्लॉक किया जाता है और सीसीटीवी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की निगरानी में रखते हैं, और सभी प्रयास किए जाते हैं कि बजट के फाइनल दिन तक कुछ भी लीक ना हो सके। और ये काम सितंबर से चालू होता है और जो कि फरवरी तक ख़त्म होता है। और एक सप्ताह पहले से जो भी ऑफिशियल बजट मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो सब बाहर के होते हैं, यानी ये ध्यान रखा जाता है कि उनमें से कोई भी किसी को पहचान ना सके। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को 3 लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में बजट के सभी पॉइंट्स दिए जाते हैं। बजट पेश करने से कुछ घंटों पहले कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं और फिर लास्ट में फाइनेंस मिनिस्टर सो विद दिस वर्ड आई कमेंट दिस बजट टू दिस हाउस, इसी सेंटेंस के साथ बजट स्पीच खत्म होती है और उसके बाद उस बजट पर डिबेट्स होती है पार्लियामेंट में, और फिर सबके सुझाव के आखिर में ये बिल पास होता है। तो लीजिए, बजट का पिटारा खुल चुका है। ऐसे में किसकी भरेगी झोली तो किसकी होगी जेब खाली। आइए हम आपको बताते हैं कि आपकी रसोई और रोजमर्रा के खर्च पर इस बजट का क्या असर पड़ेगा। इस बजट में सरकार जहां गरीबों और किसानों पर मेहरबान होते नजर आ रही है, वही आम आदमी यानी कि मध्यम वर्गीय परिवार को इसकी मार पड़ेगी, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। तो आइए आपको ले चलते हैं साल 2016-17 के बजट के इस खास सफर पर। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। वो ये है कि अगर आपका घर 50 लाख से कम का है और आप अगर फर्स्ट टाइम बायर है तो सरकार आपको देगी 50,000 की छूट। यही नहीं, अगर आपने नई नौकरी शुरू की है तो सरकार आपके पहले 3 साल में EPF यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेगी आपकी तरफ से, यानी कि जिंदगी की शुरुआत होगी एक नए पॉजिटिव नोट पर। रेड टी शर्ट खरीदूं या ग्रीन टी शर्ट खरीदूं, कौन सा खरीदूं? दोनों खरीदूं? नहीं खरीद सकता, क्योंकि अब ब्रांडेड कपड़े भी महंगे हो गए हैं। जी हाँ, आप जहाँ बेफिक्र होकर एक नहीं चलिए 2 सेट खरीद लेते थे, लेकिन अब जरा ध्यान से, क्योंकि कपड़े खरीदना भी महंगा हो गया है। यही नहीं, कपड़ों के साथ क्या पहनते हैं? ज्वेलरी। तो आपको बताते हैं कि ज्वेलरी अब आपकी जेब पर क्या असर करने वाली है। इमिटेशन ज्वेलरी हर कोई पसंद करता है, खासकर शादी के बाद हर कोई कहता है कि सोना पहनो या फिर डायमंड्स पहनिए। लेकिन अगर आपकी जेब भरी हुई है तो शौक से पहनिए, क्योंकि जहाँ तक इमिटेशन ज्वेलरी की बात है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन चांदी भी अगर आप पसंद करते हैं तो गुड फॉर यू। लेकिन आपको गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम स्टोन्स जैसी चीज़ें पसंद है तो आपकी जेब और भी जल्दी खाली होगी। जी हाँ, वैसे तो ये ऐसे ही महंगे होते हैं, लेकिन अब इन पर टैक्स लगेगा ज़्यादा, यानी कि यू विल पे मोर। श्रृंगार करना हर महिला को पसंद है, लेकिन आपको बता दें कि अब ये श्रृंगार आपको पड़ सकता है महंगा। जी हाँ, सरकार ने सर्विस टैक्स ब्यूटी प्रोडक्ट और ब्यूटी पार्लर जैसी चीज़ों पर बढ़ा दिया है। जहाँ आप 14.5 सेस दिया करते थे, वही 0.5 कृषि कल्याण सेस के चलते बढ़ा दिया गया है। यानी आप और हम अब देंगे 15% टैक्स, यानी कि श्रृंगार कीजिए लेकिन सोच समझ कर। अच्छा, बच्चों की समर वेकेशन आ रही है, ऐसे में हर कोई प्लान कर रहा है कहीं जाने का। आपने बैग निकाल दिया होंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालिए अपनी जेब पर, क्योंकि अब इस बजट के बाद रेल यात्रा और एयर ट्रैवल होने वाला है महंगा। यही नहीं, लंबे टाइम तक मोबाइल पर बात करने के लिए इतनी बढ़िया स्कीम है तो बिल ज़्यादा नहीं आता था। तो अब जरा होशियार हो जाइए, क्योंकि अब मोबाइल बिल भी महंगे हो जाएंगे। इतना ही नहीं, केबल और सिनेमा जैसी एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें हैं वो भी महंगी हो जाएंगी।
जी हाँ, ये गाना हम सबने सुना है, लेकिन अब ये गाना अब आप फिर से सुने क्योंकि बीड़ी ही है जो आप चला सकते हैं, क्योंकि सिगरेट, सिगार और तंबाकू जैसे अन्य चीजें जो है महंगी हो गई है क्योंकि उस पर सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया है। टेक्निकली देखा जाए तो क्योंकि ये सारी चीजें हैं सेहत के लिए हानिकारक होती है, तो अवॉइड कीजिए। वैसे भी सेहत जो है सबसे महंगी और सबसे प्यारी होती है। इस बजट में सरकार ने गरीबों की मेडिकल फैसिलिटी पर भी काफी ध्यान रखा है। जी हाँ, जो बीमारियां जिसमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती थी, अक्सर ये ट्रीटमेंट काफी महंगी होती है और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ही मौजूद होती है, इसलिए लोगों को बड़े शहरों में जाना पड़ता है या तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। इसलिए अब डायलिसिस के जो भी इक्विपमेंट है उस पर टैक्स कम कर दिया गया है, जिसके चलते अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी ये उपलब्ध होगा और ये सर्विस आप भी उपयोग कर सकते हैं। यही नहीं, 3000 सस्ती मेडिकल शॉप खोलने की सोची है सरकार ने, जहाँ पर आप सस्ती और अच्छी दवाइयाँ खरीद सकते हैं। अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो आपकी जेब पर महंगी पड़ सकती है क्योंकि सरकार ने गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। अगर आप छोटी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो 1% टैक्स देना पड़ेगा और अगर आप डीजल की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपको 2.5% टैक्स देना पड़ेगा। यही नहीं, अगर आप स्पोर्ट्स कार का शौक रखते हैं तो आप तैयार हो जाइए 4% टैक्स देने के लिए, और अगर आप 10 लाख के ऊपर गाड़ी खरीदेंगे तो 1% एक्स्ट्रा सरचार्ज देना पड़ेगा, यानी कि गाड़ी का सपना अब पड़ेगा आपको महंगा। देखिए, रसोई में अगर चूल्हा जलता है तो परिवार सुचारू रूप से चलता है और इसी के चलते वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गरीबों की रसोई को राहत दी है। जी हाँ, अरुण जेटली ने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील पर 75 लाख लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी, जिसका फायदा बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को मिलेगा, जिन्हें और सस्ते दामों में सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। साफ है कि मोदी सरकार के इस बजट में अमीरों पर टैक्स जहां बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ से किसानों और गरीबों को टैक्स से राहत मिली और साथ ही इसका असर मध्यम वर्गीय परिवार पर चारों तरफ से पड़ा है। 2016-17 का यह बजट सरकार के मुताबिक कैसा था, ये तो हमने आपको बता दिया। अब आप अपने घर का बजट नाप तोल के अपने हिसाब से बनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इस शो में बस इतना ही। हम अगली बार हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए वेकअप। दिस इज